गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं आपके हिंदी के विषय की कार्यपत्रक संख्या नंबर 4, जो कि आपकी 12 जुलाई 2021 की रहने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली कोर्स वर्कशीट में हम गद्यांश पढ़ने वाले हैं। गद्यांश क्या होता है बेटा? जो हमारे सिलेबस, हमारी बुक का कोई भी हिस्सा नहीं होता। ठीक है, हमें एक अलग से एक पैराग्राफ दिया जाता है। इससे हमारा एक टेस्ट लिया जाए कि हमारा माइंड किस तरीके से उस पैराग्राफ को पढ़ता है और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे पाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गद्यांश, जो कि हम शिक्षा पर आधारित है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट को। बट आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर कोई भी डाउट रहता है वर्कशीट में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखिए बच्चों, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। इसका मतलब है कि शिक्षा प्रशासन जो भी हमारा रहा है वो बहुत ही पहले से नहीं रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही साल पहले से चालू हुआ है। यानी कि जो पहले के लोग थे वो शिक्षा पर इतना जोर नहीं देते थे, शिक्षा को इतना महत्व नहीं देते थे। तो इसका मतलब तो ये हो गया। अब इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई। ओके बच्चों, देश के प्रशासकों ने शिक्षा में कम रुचि प्रदर्शित की, क्योंकि वो क्या करते थे, इतना शिक्षा पर जोर नहीं देते थे। अब देखिए, सर्वप्रथम 1813 को क्या हुआ, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के बारे में आपको पता है? चलिए किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ था, तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। यानी कि उन्होंने शिक्षा प्रशासन यानी कि बच्चों को पढ़ाने का दायित्व लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। सीमित का मतलब होता है बहुत कम था। इसकी समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए समुचित रूप से व्यय हुआ। क्या हुआ, देश की समग्र शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय हुआ, यानी कि खर्च हुआ। यह देखने मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। जब क्या हो, शिक्षा प्रांतों का विषय रहा, तब क्या करा सरकार ने, शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तित देखने को मिला। इसके बाद हमें शिक्षा प्रशासन में स्वरूप में परिवर्तित देखने को मिला, परिवर्तन। ओके बच्चों, तो 1921 में क्या हुआ, शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रही। ठीक है, 1921 में केंद्रीय विषय ही रही। बट 1921 के बाद से अब तक यह शिक्षा का ही विषय बना रहा। ओके बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा राज्यों को सलाह देने का काम समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश की यदि शिक्षा संबंधी आंकड़े का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा, वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहा। ये सारी चीज़ें कौन करता था? केंद्र के अधीन। शिक्षा संबंधी आंकड़े का प्रशासन और विशिष्ट शिक्षा, वित्तीय अनुदान, ये सारी चीज़ें किसके पास रही? केंद्र के पास रही, जो हमारी केंद्रीय सरकार रहती है। फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का एक ही विषय बना रहा। फिर भी क्या बना रहा? प्रशासन का एक ही विषय बना रहा। और अक्टूबर 1976 में क्या हुआ कि इस विषय को समावृत्ति सूची में लिया गया। क्या किया गया? समवृत्ति सूची में ले लिया गया। आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेंगे। ये था पहले की शिक्षा प्रशासन का कुछ पैराग्राफ। ओके बच्चों, के बाद हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि धार्मिक शब्द से प्रत्यय अलग करना है। धार्मिक शब्द से आपको प्रत्यय अलग करना है। प्रत्यय क्या होता है, जल्दी बताइए। हाँ, प्रत्यय वो होता है जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगकर यानी कि अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। तो अगर हम धार्मिक शब्द को तोड़ें, अगर धार्मिक शब्द को, तो क्या बनेगा बच्चों? ये बन जाएगा धार प्लस मीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रत्यय क्या हो जाएगा, इसमें मीक प्रत्यय हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे धार्मिक बराबर, ठीक है, धार्मिक बराबर ये, और फिर इसमें यहाँ पर लिख दोगे नीचे प्रत्यय, इसमें हो जाएगा मीक। ओके बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे, इतना तो इंटेलिजेंट आप हो ही। ओके, तो सेकंड देखते हैं, विशिष्ट एवं समेती शब्दों के विलोम शब्द बनाइए। ओके, आपको विलोम शब्द बनाने, विशिष्ट और समेती शब्द के। तो विशिष्ट का तो हो जाएगा अविशिष्ट, ठीक है, आप लिख सकते हैं अविशिष्ट, ठीक है। एंड सीमित का हो जाएगा असीमित। इसमें बस आपको आ लगा देना है और इसे लिख देना है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। अब देखिए, शिक्षा को समवृत्ति सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया? किस वर्ष में शामिल किया गया था बच्चों? समवृत्ति सूची में अक्टूबर 1976 में
सारे प्रश्न बहुत ही ईजी हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1976, 76 लिख देंगे अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर लिख दीजिएगा आप यहाँ, अक्टूबर 1976 को। शिक्षा से संबंध चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था उनका शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, उनका लक्ष्य रहा है, तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य रहा है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे देश में या शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रशासन को लाना, ताकि शिक्षा को लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें। अब है 5वां क्वेश्चन, आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे? आप अभी के वर्तमान विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? ये आप अगर खुद सोचें तो बहुत ही सही है, बट अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो तो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा ना, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे ना, मतलब जो अभी व्यवस्था चल रही है जो शिक्षा की, तो आप उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको 2 परिवर्तन आपको यहाँ पर लिखना है। पॉइंट लगाकर आप यहाँ इस तरीके से 2 परिवर्तन यहाँ पर लिख लीजिएगा। सो बच्चों, आई होप आपको ये पूरी वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल द इजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मे गॉड ब्लेस यू।